अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कुछ ऐसे ही शब्दों के जरिए भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के घने और अद्भुत जंगलों की तस्वीर गढ़ी थी। जंगल चाहे सतपुड़ा के हों, अमेज़न के हों या फिर कॉन्गो के, प्राकृतिक सुंदरता और जीव जंतुओं से भरे होते हैं। एक बेहद ही फाइन बैलेंस इसकी धड़कनों में सदियों से सांस भर रहा है, जो कि इसके शाश्वत अस्तित्व की कहानी कहता है। लेकिन जंगल की एक कहानी उसके राजा के जिक्र बगैर कैसे पूरी हो सकती है। हर जंगल का एक शेर होता है जिसका राज चलता है। वैसे ही जैसे मुफासा है अपनी गौरव भूमि की शान, उसका रखवाला, कुछ उसी तरह शेयर मार्केट में भी हर सेक्टर का एक लीडर होता है जो कि सेक्टर को फ्रंट से लीड करता है। मुफासा द लायन किंग की तरह वह भी सेक्टर की शान बनाए रखता है। तो इस वीकेंड तो भाई एक ही मूवी फोकस में थी जिसका बहुतों को इंतजार था। वॉल्ट डिज्नी की मुफासा द लायन किंग। हम में से ज़्यादातर लोगों ने इससे पहले जो 2019 की पिक्चर थी द लायन किंग वो ज़रूर देखी होगी। तो भैया वीकेंड शो तो बट ऑब्वियस था कि इसी के इर्द गिर्द रखना चाहिए। क्या करने वाले हैं, क्या आइडिया है, क्या थॉट प्रोसेस है आज के शो का, उस पर आगे आता हूं। पहले आपको मेहमानों से रूबरू करा देता हूं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओम कैपिटल के हेड रिसर्च राजेश अग्रवाल साहब हैं, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा साहब हैं, और साथ साथ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे मार्केट्स में इंडिया के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश जोशी जी। आप सबका स्वागत है। और आपने नोटिस करा होगा इस मूवी पर खास चर्चा करने के लिए CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब भी स्टूडियोज में आज मौजूद हैं। मैंने कहा था सुबह एक स्पेशल अपीयरेंस भी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। सब एक्साइटेड है इसका मतलब इस मूवी को लेकर। और आई एम श्योर आपने 2019 की वो लायन किंग जरूर देखी होगी। किस तरह का एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रहा है मुफासा के लिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इस मूवी से? लग रहा है कि ट्रेलर देख के पहली वाली से बेहतर दूसरी वाली होने वाली है? देखिए डिज्नी की फिल्म है तो होगी ही वैसे। लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं आशीष आपको, 2019 में जब ये पिक्चर आई थी तो वो एनिमेटेड पिक्चर थी जो आपको एकदम ऑलमोस्ट रियल जैसी लगती है। इससे पहले इसी नाम से कार्टून फिल्म आई थी, वो तब आई थी जब हम बच्चे थे। मतलब शायद बिल्कुल हम बहुत छोटे बच्चे थे तब आई थी। मैं तो तब वो वाली पिक्चर देखी थी। उसके बाद जब इस पिक्चर को फिर कन्वर्ट किया गया और इस एनिमेशन पिक्चर में बनाया गया, मैं पता है किस लिए, 2-3 कारणों से मैं इस पर बात करना चाह रहा था। एक तो 2019 की जो फिल्म की शूटिंग हुई थी ना, वो हुई थी कीनिया के मसाई मारा में। तो पिछले साल मुझे मौका मिला था मसाई मारा जाने का और अपने बच्चों को वहाँ लेके जाने का। तो वो एक अफ्रीकन सफारी एक ऐसी हॉलिडे जो सबको करनी चाहिए। दूसरा, मैं इसके बारे में मैं क्यों बात करना चाह रहा था, जो फिल्म है ना द लायन किंग, वो सबको देखनी चाहिए। अपने बच्चों को तो दिखानी चाहिए, खुद भी देखनी चाहिए। उसमें लाइफ लेसन्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो अब पिक्चर बनी ना मुफासा, ये टेक्निकली प्रीक्वल है, ये सीक्वल नहीं है। क्योंकि द लायन किंग में जो मेन हीरो हैं सिम्बा, वो उनके फादर हैं मुफासा। और उसके बाद जितने भी स्पिन ऑफ्स बने उनके कार्टून सीरीज़ में, वो कायोन जो उसके बाद सिम्बा के भी बेटे हैं, वो भी हमेशा अपने दादा को याद करते हैं कि द मुफासा वॉज द ग्रेट लेजेंड। और मुफासा को उनके भाई ने धोखा देकर मार दिया था। लेकिन जो छोटा सा ही रोल था उनका 15 मिनट का उस पिक्चर में, उसमें वो सिम्बा को जो लाइफ लेसन्स देते हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी एप्लीकेबल है। उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट लेसन होता है, उसमें वो मुफासा सिम्बा को बोलते हैं कि वहाँ नहीं जाना है, एक जगह पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना है। तो सिम्बा को लगता है क्यों नहीं जाना है, तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे हाइनाज रहती हैं। तो सिम्बा को लगता है कि नहीं मैं जाता हूँ वहाँ पे। वो वहाँ जाते हैं और वो हाइनाज को घेर लेते हैं और जस्ट उसको मारने वाले होते हैं, तब मुफासा एंटर्स और वो बचा लेते हैं। तो उनको बोलते हैं कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने तो बोला था कि वहाँ नहीं जाना, तुम फिर भी गए।
उसने कहा कि लेकिन रिस्क तो आप भी लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिस्क लेना और बेवकूफ़ी में फ़र्क है। तो वही स्टॉक मार्केट में भी है, रिस्क लेना होता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन एक फाइन लाइन होती है रिस्क कहाँ लेना और कहाँ पर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। क्या बस बढ़िया, इतनी बात बोलना चाहता था मैं। बहुत ही बढ़िया, क्या पैरेलल्स ड्रॉ करें। अमरीश, गए क्या मसई मारा आप? मुझे कब ले जा रहे हो अफ्रीकन सफारी पर? मैं तो गया नहीं हूँ, बट श्योरली प्लान्स है जाने का। आई थिंक दैट्स वन प्लेस टू बी सीन, पर मैं गया नहीं हूँ अभी तक। तारीफ सुन ली है, पर सुना है बजट बड़ा खतरनाक होता है, तो आने वाले दशक वशक में सोचूंगा ऐसा कुछ। अच्छा, इस मूवी रिलेटेड ना थोड़ा सा डोप लेकर आया हूँ। ये 2 फ्लो चार्ट्स दिखाई थी मैंने डायरेक्टर साहब, जो अभी चर्चा हो रही थी ना मूवी के बारे में। लेकर आइए पहली, मुफासा के बेटे थे सिम्बा, और सिम्बा की डॉटर हैं कियारा। ये वो फैमिली ट्री था, पहली मूवी में हमने देखा। अभी जो मुफासा की ग्रैंड डॉटर कियारा हैं, आपको याद होगा इस मूवी में एक बबून था जिसका नाम था मेरे ख्याल रफीकी। दरअसल उनकी ग्रैंड डॉटर कियारा को मुफासा और उनके दोस्त कह लीजिए, उनके भाई कह लीजिए, उनकी स्टोरी, टाका के साथ की स्टोरी सुना रहे हैं। ये बेसिकली है, फिर कहने के लिए सीक्वल, लेकिन कहानी प्रीक्वल वाली है। तो इसीलिए कंफ्यूजन है कि सीक्वल है कि प्रीक्वल। ये स्टोरी प्रीक्वल है, आई सीक्वल है उस मूवी की। और राजेश सर, एक कंफ्यूजन था, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। जो वॉइस ओवर हुए हैं हिंदी वाले, वो किंग खान, शाहरुख खान ने कर रहे हैं, और उनके बेटे हैं दोनों, आर्यन और अब्राम, उनके व्यूअर्स हैं। तो किंग और कप्स तो यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसे अंग्रेजी में देखा जाए या मजा हिंदी में आएगा। आपका क्या मानना है? देखिए, एक्चुअली अगर कहा जाए ना तो मजा आपको इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो मैं हिंदी में ही देखने वाला हूं, क्योंकि ऑब्वियसली किंग खान की आवाज है। तो पिछली बार तो मैंने हिंदी में ही देखी थी, उसमें भी शाहरुख खान की आवाज थी, और इस बार भी मेरा इरादा तो हिंदी में ही देखने का है, शाहरुख खान की आवाज में। इंग्लिश में फिर हिंदी में, और हिंदी में सिर्फ किंग खान के लिए। जब इसका ट्रेलर आया था तो उसमें शाहरुख खान कहते हैं कि राजा होता है वो जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, राजा होता है वो जो अपना मुकाम बनाए, राजा होता है वो जो, ऐसे 3-4 चीज़ें बोली। फिर बोलते हैं काफ़ी सिमिलर लग रही है कहानी। मतलब वो मुफासा और अपनी कहानी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो भी किंग खान है। तो ऑब्वियसली तो दोनों में देखिए आशीष, क्या तकलीफ है, पहले इंग्लिश में देखिए फिर हिंदी में देखिए। बिल्कुल सही है, पर जब पता है कि अंग्रेजी में अच्छी है, देखनी चाहिए, तो आप राजेश जी हिंदी में क्यों जा रहे हो और क्यों गए थे? मैं कह तो रहा हूँ कि शाहरुख खान के लिए जा रहा हूँ। मेरे लिए सही तो कंफ्यूजन था, आपने फिर कंफ्यूज, मेरे को भी लग रहा है। खैर पता नहीं, मेरे बच्चे एग्री नहीं करेंगे। अपने को तो क्या हिंदी में मजा आता है, समझ आती है पूरी। घर पे अंग्रेजी देखते हैं तो रिवाइंड कर करके काम चला लेते हैं। थिएटर में वो ऑप्शन मिलता नहीं है। अच्छा, वैसे डबिंग की बात हुई ना, तो इसमें ना श्रेयास तलपड़े और संजय मिश्रा साहब ने टिमोन और पुम्बा की डबिंग करी है। मुझे लगता है गजब करी होगी दोनों ने। महेश, इस फ्रेंचाइजी के आप फैन हो क्या? बिल्कुल हूँ आशीष जी। आई थिंक ऐसे कम लोग होंगे जिन्होंने आई थिंक ये मूवी देखी नहीं और सराही नहीं है। मुझे लगता है आई थिंक एब्सोल्यूट फैन ऑफ द एंटायर फ्रेंचाइज। ये लीजिए, किंग खान के साथ लगा भी दिया उन्होंने, प्रोड्यूसर साहब ने। खैर चलिए, अब बताता हूं आज करने के वाले। जब सोच रहा था इस मूवी को कैसे वीव करूं, तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मुफासा का असली मीनिंग क्या है वो टटोला। इस्लाम में मुफासा का मतलब होता है द चोजन वन, पर एक्चुअली ये मुफासा वर्ड जो है वो अफ्रीकन ओरिजिन, इसका मतलब होता है किंग या रूलर। टू रूल, टू गवर्न, वो है मुफासा। तो अपन इसी एटिमोलॉजी के बेस बना के आगे बढ़ गए। अपन बात करेंगे मुफासा द सेक्टर लीडर्स की। वो कंपनीज जो मार्केट लीडर्स हैं, वो कंपनीज जो अपनी स्पेस का सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कॉर्नर कर चुकी है, वो जो अपने इलाके की राजा हैं। और हां, बट ऑब्वियस आउटलुक ब्राइट है और वैल्यूएशंस कुछ हद तक अट्रैक्टिव है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कंपनीज, वो पिग जो सेक्टर लीडर्स हैं और बेहतरीन लग रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। ठीक आइडिया ना राजेश जी? चलेगा ना आइडिया? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे माने जिस तरीका से आप जोड़ते हो ना पिक्चर की
थीम को, और अभी अभी अनुज जोड़ गए, वो रिस्क और बेवकूफी वाली बात, वो तो मैंने हाँ, शिक्षा था समझ लीजिए एक तरीका से। वो तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कहां से कहां गया। लेकिन आप जो इस तरीके से जोड़ते हो, वो बस अमूल के बाद आपका ही आता है नाम। अमूल हर इवेंट के साथ जोड़ सकता है और आप हर पिक्चर के साथ जोड़ सकते हो। मैं पिक्चर के नाम से कर रहा था, लेकिन मुझे भी अनुज का आइडिया वो अच्छा लगा। अगर वो पता होता मुझे, वो वाला डेप्थ में गया होता, तो वाला शो की थीम बदल सकती थी, इंटरेस्टिंग थी। लेकिन चलिए, आज तो खैर हम सेक्टर लीडर्स चुन रहे हैं जिनका डोमिनेंस है, जो बढ़िया कंपनीज हैं, बढ़िया पेडिग्री, इनको रडार पे रखिएगा। हो सकता है मार्केट करेक्टिव मोड में हो, तो आउटराइट बाय करने की जरूरत नहीं है, रडार पे रखिए, नीचे के लेवल्स पे एक्यूमुलेट करिए, इस भरोसे के साथ कि लंबी अवधि में गाड़ी कमाई करके देने का दमखम रखती है। ये शेर पीछे वाला थोड़ा थका थका सा दिख रहा है डॉक्टर साहब। नहीं, वैसे जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमरीश, ऐसा पहला स्टॉक कौन सा जो अपने सेक्टर का दिग्गज हो और आपको पसंद आ रहा हो? पहला स्टॉक तो मेरा है ग्राइंडवेल नॉर्टन। ये मार्केट लीडर है एब्रेसिव्स में विद 27% मार्केट शेयर, और अभी परफॉर्मेंस सिरेमिक्स और प्लास्टिक्स पर भी काफी फोकस कर रहे हैं, जो केटर करता है टू सेगमेंट्स लाइक लाइफ साइंसेज और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। ये करीब 42% ऑफ द रेवेन्यू है उनका, और यहाँ से भी काफी बढ़ेगा, काफी ग्रोथ होगा। स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लोज है कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 10 years, और मार्जिन्स भी हाई है एट अबाउट 19%। रेवेन्यू डबल हुआ है लास्ट 6 साल में। Q2 थोड़ा बहुत मिक्स रहा था। रेवेन्यू ग्रो ओनली बाय 4% और एबिटा मार्जिन डिक्लाइन बाय 1% टू 18.6। तो इसीलिए ये स्टॉक करेक्ट किया था, पर मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नेक्स्ट 3 साल में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कैगर करीब 18% का होगा, एबिटा कैगर करीब 24% का होगा, नेट डेट फ्री है, डबल डिजिट रिटर्न रेशियोज है। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY26 करीब 55 का है, तो टारगेट बनता है करीब 2900 का, विच इज 30% प्लस सॉर्ट ऑफ रिटर्न फ्रॉम हियर। ग्राइंडवेल नॉर्टन, इंटरेस्टिंग। 2900 के टारगेट्स के लिए एक बेहतरीन पिक, एक गजब का सेक्टर लीडर आपके सामने। मयूरेश, आपके रडार पे पहला ऐसा कौन सा सेक्टर लीडर जिसको आपको देख के कन्विक्शन आ रहा है इन लेवल्स पे, या हमेशा से था और बढ़ गया है? तो आशीष जी, मुझे लगता है आई थिंक प्राज इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक पहले भी मुझे पसंद था, बट मुझे लगता है जो एक कंसिस्टेंसी है इनके लीडरशिप एरियाज में, जो 2G 1G 2G प्लांट्स बनाते हैं, और 2G प्लांट्स में भी जो फीड स्टॉक या फ्यूल का यूज करने वाले हैं एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज से, आई थिंक यहाँ पे इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब इसमें जबरदस्त डिमांड होगी। दूसरा, आई थिंक ये जो रिन्यूएबल नेचुरल गैस, इन्होंने एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिससे 30% कम ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगी, और ये वैल्यू एडेड मन्योर बनाते हैं विच कैन एक्ट एज अ ऑर्गेनिक सॉइल एज अ बाई प्रोडक्ट। दूसरा, जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, आज हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी जो एयरक्राफ्ट में यूज हो सकते हैं। देयर इज अ ब्लेंडिंग मैंडेट ऑफ 1% बाय 27, और यूरोप में तो 5% का मैंडेट है बाय 28। अलॉन्ग विद दैट, ये जो आइसोक्टेन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं फॉर Formula 1 कार्स और मरीन बायोफ्यूल्स, अलॉन्ग विद वाटर ट्रीटमेंट, हाई प्योरिटी सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें आई थिंक जो बैलेंस शीट को ग्रोथ देगी, ये जबरदस्त तरीके से इजाफा देगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्होंने जो टारगेट्स रखे हैं 2030 के ऑफ हैविंग रेवेन्यूज ऑफ 10,000 odd crores, एक्सपोर्ट जो है 29% करते हैं, ये एक्सपोर्ट्स लगभग 50% के आसपास जाएगा। फर्स्ट हाफ में इन्होंने लगभग 12.25% की मार्जिन की है। विद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मार्जिन इंप्रूवमेंट भी अच्छी खासी हो सकती है। बैलेंस शीट में डेट बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक नया प्लांट डाला है मैंगलोर में 400 करोड़ स्पेंड करके, जिसके पोटेंशियल रेवेन्यूज अगले 3 साल में 250 करोड़ हो सकते हैं, विद सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और मरीन बायोफ्यूल जिसकी मैं बात कर रहा था। वर्किंग कैपिटल इज अराउंड 76 odd days, और रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली ROC 27% के आसपास है। तो मुझे लगता है आई थिंक जबरदस्त ग्रोथ के डायनामिक्स है, लीडरशिप पोजीशन है, नॉट जस्ट इन 2G इथेनॉल प्लांट्स, बट अ लॉट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड एक्साइटिंग फ्यूल्स जो सस्टेनेबल रह सकते हैं, जो लोकली और ग्लोबली यूज किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक प्राज आपके ध्यान में जरूर। प्राज इंडस्ट्रीज रखिए रडार पे, बेहतरीन, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर लीडर। राजेश सर, कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं? पहला ऐसा दिग्गज स्टॉक, दिग्गज एज इन सेक्टर का दिग्गज लीडर जो आपको बहुत पसंद आ रहा है।
देखिए आशीष जी, अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि शेयर थोड़ा थका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शेयर तो शेयर है। उसी तरीका से ये स्टॉक भी, अगर मैं जो बोलूंगा कोल इंडिया, तो अब ऊपर में 552 वीक हाई थे, अब 390 के आसपास है, तो थका हुआ है, बट शेयर तो शेयर है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है, 82% मार्केट शेयर भारत में है, और 57% कमर्शियल एनर्जी जो हो रही है वो कोयले के थ्रू हो रही है, और कोल इंडिया 40% उसको केटर कर रहा है। 82 माइंस है इनके 8 स्टेट्स में। अब गवर्नमेंट क्या है कि कोल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर में है, क्योंकि इंपोर्ट्स वो कम करना चाहते हैं, जो आज की डेट में 250 मिलियन के आसपास बढ़ रहा है। एक तो वहां से इनको वॉल्यूम में बढ़त होगी, दूसरे पावर डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से बढ़त होगी, तो आने वाले कुछ सालों में वॉल्यूम ग्रोथ की पूरी संभावना है। कुछ इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, मैन पावर घटाए हैं, जिससे मार्जिन्स में सुधार आएगा। डिविडेंड यील्ड 6.5% के आसपास बैठ रही है, और गवर्नमेंट 80 गीगावाट का थर्मल प्लांट लगाना चाह रही है FY 32 तक, तो वहां भी कोयला की डिमांड निकल के आने वाली है। ROC ROE अगर आप देखेंगे तो 30% के आसपास है, और इन्होंने जीरो एमिशन के तहत सोलर में भी एंट्री करी है, और कुछ माइंस लेने चाह रहे हैं, कुछ लिथियम वगैरह के मिनरल्स के लिए। और इन सब चीज के बीच में अगर आप देखो तो बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक तो थका हुआ है, ऊपर से करेक्ट कर चुका है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोल इंडिया रडार पे रखिए। बिल्कुल सही, पर शेर तो शेर है, रडार पे रखिए। बढ़िया, बेहतरीन पिक्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। रिकैप करूंगा बाद में, और इन एक्सपर्ट्स से सिर्फ एक एक नहीं मांगा था मैंने, ऐसे ही बढ़िया से दो दो आइडियाज मांगे थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा, मुफासा, द सेक्टर लीडर्स, अगले 3 और बेहतरीन आइडियाज आपके लिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मुफासा, द सेक्टर लीडर्स में। वो कंपनियां जो सेक्टर की दिग्गज हैं, जो बेहतरीन आउटलुक वाली हैं, और जिनके वैल्यूएशंस आकर्षक हैं, जिनको लंबी अवधि के लिए अपन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 3 आइडियाज आ चुके हैं, रिकैप में रीमेंशन कर दूंगा। राजेश सर, अगला एक आपने थका नहीं कहूंगा, जख्मी शेर की बात करी थी, दूसरा कौन सा है? देखिए, एक थके हुए शेर या जख्मी शेर की बात करी थी आप। एक लाइन आपने कही थी, नींद में डूबा हुआ जंगल। तो मैं नींद में डूबा हुआ एक स्टॉक बता रहा हूँ, IRCTC का, जो अगर देखो तो रेलवे की पूरी तेजी में, रेलवे सेक्टर की पूरी तेजी में वो नींद में डूबा रहा, बावजूद इसके कि डोमेस्टिक ट्रैवल टूरिज्म में बहुत शानदार उसकी पोजीशन है। रेलवे टिकट केटरिंग और पैकेज वाटर में उनकी मोनोपोली है। टूरिज्म पैकेजेस का कुछ कर रहे हैं वो लोग। 475 वंदे भारत जो आने वाले 3 साल में लॉन्च होगी, उससे इनको बड़ा फायदा होगा। आउटसाइड केटरिंग में जा रहे हैं, जोमेटो के साथ टाई अप किया है, कई चीजें इनके फेवर में जा रही हैं, और डेट फ्री कंपनी है। मुझे लगता है यहाँ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है इनका। तो मार्केट लीडर तो अपने आप ही हो गए। IRCTC को रडार पर रखिए। IRCTC रडार पर रखिए, बेहतरीन आइडिया। मयूरेश, अगला कौन सा? आशीष जी, एफएल इंडिया को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल एडवर्टाइजिंग के जगत में इनकी लीडरशिप पोजीशन है। 72% रेवेन्यूज इंडिया और इमर्जिंग मार्केट से आता है, और 28% लगभग डेवलप मार्केट से आता है। जो इनका कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर मॉडल है, इसमें इन्होंने जो इजाफा देखा है, पिछले 4 वर्षों या 5 वर्षों का रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन 47%, और इबिट और प्रॉफिट ग्रोथ एट 40%। CPCU रेट जो है अभी वो 57.1 रुपीज के आसपास है, कंपेयर टू 55.6 रुपये। तो कहीं ना कहीं आई थिंक CPCU में इजाफा हुआ है, नंबर ऑफ कन्वर्टेड यूजर्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, और इनका जो डिमांड और सप्लाई स्टैक है, जो AI का कन्वर्जेंस होता है, आई थिंक दैट इज अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड। बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा डेट नहीं, इनफैक्ट नेट डेट पे तो डेट फ्री बैलेंस शीट है। और मुझे लगता है इनकी जो लीडरशिप पोजीशन है, ये स्पेस में जहाँ ऑपरेट करते हैं, ये बिल्कुल बरकरार रह सकती है अगले कुछ दिखाइयों तक। तो एप्पल आपके नंबर। एफिल इंडिया, आज का छठा और आखिरी पिक अमरीश सर के पास। अमरीश जी, ग्राइंडवेल नॉर्टन, एक बढ़िया आइडिया। अगला कौन सा सर? अगला आइडिया है बाटा इंडिया, जो इनफैक्ट एक घायल शेयर है। लास्ट 3 साल से अंडर परफॉर्म किया है, बट इट्स द लार्जेस्ट रिटेलर और मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर इन इंडिया। अक्रॉस सेगमेंट्स हैं, मेंस, वुमेन्स और किड्स में। इनके करीब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में करीब 1550 टाउन्स हैं अक्रॉस 1955 रिटेल स्टोर्स।
एक्सपेंड कर रहे हैं इनटू टियर 3 टियर 4 थ्रू फ्रेंचाइजी रूट, और एवरी क्वार्टर करीब 40 से 50 स्टोर्स ऐड कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स भी इनके काफी ऐड हुए हैं, एंड ई कॉमर्स जो मेजर ग्रोथ एरिया है वहां पे भी हम लोग देखा है कि लास्ट 2 साल में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल FY24 के अर्निंग्स फ्लैट थे, Q1 और Q2 FY25 भी थोड़े बहुत बिलो एक्सपेक्टेशंस थे, इसीलिए जैसे कि मैंने कहा स्टॉक कैन अंडर परफॉर्म। पर इनका जो बैलेंस शीट है काफी हेल्दी है, विद डिसेंट कैश, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है। इनपुट कॉस्ट एक्सपेक्टेड है कि अभी रेशनलाइज हो गए हैं, तो मार्जिन इंप्रूव होंगे आगे जाके। तो FY27 का जो मेरा EPS का अनुमान है करीब 38 का है, और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 1900 का। लीजिए भाई साहब, 6 बेहतरीन सेक्टर लीडर्स जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, रडार पे रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, मन करे तो लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी करिएगा। IRCTC, कोल इंडिया, प्राज इंडस्ट्रीज, एफिल इंडिया, ग्राइंडवेल नॉर्टन और बाटा इंडिया हैं एक्सपर्ट्स की प्रिफर्ड चॉइसेस, मुफासास अपने अपने सेक्टर के। इस नोट पर अमरीश सर, मयूरेश जी, राजेश सर, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस तरह के मुफासास ढूंढ के लाने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हैप्पी वीकेंड, नमस्कार।